नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मोहम्मद उस्मान यूनुस के पास। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी और पेशा वराना अमूर के हवाले से क्या कहा, आप भी जानिए। उस्मान साहब, सिविल सर्विस में कैसे आना हुआ? जी, सिविल सर्विस में मेरी इनिशियली मैं आर्मी में था, तो आर्मी से मेरी इंडक्शन हुई सिविल सर्विस में। तो आर्मी से आप आए, उस वक्त हाजिर सर्विस से जब आप आए, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था कि ये ज़्यादा बेहतर लगता आपको? कंफर्टेबल कहाँ फील करते हैं? आर्मी की सर्विस ऑब्वियसली ज़्यादा टफ है। सिविल सर्विसेज गो के लोगों के अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर ज़्यादा चैलेंजिंग है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं सिविल सर्विस को। आर्मी की जॉब टफ ज़्यादा है, वहाँ पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम किसी न किसी ऑफिशियल ड्यूटी पे होते हैं, और वो ड्यूटी भी जो है वो इतनी कंफर्टेबल टू परफॉर्म नहीं होती। वर्दी पहनी हुई होती है सारा वक्त, आपके साल में 2 दफ़ा इनवेरिएबली आप एक्सरसाइजेस पे होते हैं। फिर जब से हमारे पास ये वॉर ऑन टेरर वाला काम स्टार्ट हुआ है, हमारी जो आर्मी है उसने बहुत ज़्यादा टफ ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं। तो डू यू फील कंफर्टेबल? कंपैरिजन नहीं है, दोनों जॉब्स डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट माइंडसेट के साथ आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। सिविल सर्विसेज में भी आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलता है पब्लिक वेलफेयर के काम करने का, लोगों की मदद करने का, लोगों की खिदमत करने का। एट द सेम टाइम आर्मी जो है वो आपको वतन की खिदमत करना सिखाती है। वहाँ पर आप किसी और डिवोशन और किसी और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन। दोनों फील्ड्स जो हैं वो दोनों मेरा ख्याल है हमारे मुल्क की सबसे बेहतरीन फील्ड्स हैं। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है? जी, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया हुआ है कि अपने काम के थ्रू हम लोगों से दुआएं, इज़्ज़तें, नेकियां समेट रहे होते हैं। इससे ज़्यादा तो खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरा ये ख्याल है कि ये जो रोज़ाना अल्लाह ताला कोई ना कोई सलाहियत देता है काम करने की, जिसके नतीजे में लोगों का कोई भला होता है या फ़ायदा होता है, वही चीज़ खुशी देती है। अच्छा, ये जो भला करना है, अगर मैं सिविल सर्विस की बात करूं या और भी आपके डिपार्टमेंट जितने भी सिस्टम है, ये सिस्टम में सर्विस करना जो है, ये इसके अंदर ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है कि ये पर्सनैलिटीज़ हैं जो आती हैं, तो उसमें से कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती है जिससे आवाम को ज़्यादा सर्विस मिल जाती है, ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, वो डिलीवरी ज़्यादा दे देते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि शायद वो नहीं दे पाते। देखिए, हमारी जो सिविल सर्विस की ज़्यादातर पोजीशंस है ना, वो मैनेजरियल नहीं है, वो लीडरशिप ओरिएंटेड है। जहाँ जहाँ भी आप मैनेजरियल पोजीशन की बात करेंगे, वहाँ मैनेजरियल पोजीशन में स्कोप नहीं होता। आपका जो जेडी लिखा हुआ होता है, उस जेडी के अंदर रह के आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। जहाँ भी आप थोड़ा सा उस मैनेजरियल पोजीशन में कहीं लीडरशिप डालेंगे, तो आपको पर्सनैलिटी का अमल दखल नज़र आएगा उस काम की परफॉर्मेंस के अंदर। सिविल सर्विसेज में हमारे पास ख़ास तौर पे जिस तरह की पोजीशंस में हमें काम करना पड़ता है, वहाँ हमारी जो डोमेन है वो मैनेजरियल से थोड़ी सी ज़्यादा आगे की है। लीडरशिप की आपको ज़रूरत होती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपने फील्ड में जाके लोगों से इंटरेक्ट करना होता है। मुख्तलिफ क्राइसिस लेवल की पोजीशंस होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको कि आपको मौके पे जाके अपनी पर्सनैलिटी की वजह से हैंडल करना पड़ता है। तो आपकी पर्सनैलिटी यकीनन सिविल सर्विसेज के अंदर मैटर कर रही होती है, और जब आपकी पर्सनैलिटी मैटर कर रही होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली, कुछ लोगों की परफॉर्मेंस जिनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा जिनकी पर्सनैलिटीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं दूसरों से, उनकी परफॉर्मेंस आपको नज़र आता है दूसरों से डिफरेंट है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो फील्ड में काम करके कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि ऑफिस में बैठे रहे। अच्छा, आपका काम जो है ना ये दोनों तरह का है, तो आप कहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं? दोनों जो लोगों की प्रेफरेंस की वजह है ना, उसकी वजह यह है कि जो फील्ड का काम है ना वो स्ट्रेसफुल होता है। आपको इनवेरिएबली स्ट्रेस रहता है, आराम कम मिलता है। दफ्तर वाले काम में स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, आराम ज़्यादा है, आपका लगा बंदा काम है टाइमिंग्स के हिसाब से। तो जो लोग चूज़ करते हैं ये चैलेंजिंग काम करने का, या जो लोग अवॉइड करते हैं, उनकी बेसिकली रीजंस यही होती हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती, या वो चाहते नहीं है कि मुझे हर वक्त स्ट्रेस हो, और ये मेरी नज़र में ये वजह हो सकती है। जहाँ तक आपने मेरी प्रेफरेंस पूछी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी कोई पोजीशन ऐसी थी जहाँ पे कोई चैलेंज नहीं था, या जहाँ पे कोई ऐसी इन्वायरमेंट नहीं थी कि हर वक्त ही इंगेजमेंट रही है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे पसंद रहा है इस तरह का काम। मैंने दोनों चीज़ों को एट अ टाइम प्रेफर किया है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है, बल्कि उसके साथ साथ अपनी पर्सनल ज़िंदगी को भी बैलेंस करने की कोशिश की है। एक कामयाब इंसान वही होता है जो तमाम चीज़ों को जज करके उनकी प्रायोरिटी के मुताबिक उनको अप्रोप्रिएट टाइम देता है।
और समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप ज़ाहिर बात है आपको जब आप चीज़ों की प्रायोरिटी करते हैं तो लोएस्ट प्रायोरिटी अल्टीमेटली फिर आपकी फैमिली की हो जाती है। बट एट द सेम टाइम एक अच्छी सक्सेसफुल ज़िंदगी भी एक अच्छे ऑफिसर और एक अच्छी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो काम करें वो काम ना सिर्फ हमारा प्रोफेशनली लोगों को नज़र आ रहा हो बल्कि पर्सनली भी हमें बेनिफिट कर रहा हो, या हमारी जो लाइफ्स हैं उनको हमें अप्रोप्रिएट जो है वो टाइम देना चाहिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, काम है और फैमिली को देखना है, ये सारी की सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी सर्विस हुई है, मैंने अभी तक जितनी भी पोजीशंस की हैं वो मोस्टली फील्ड रिलेटेड ही रही हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि तमाम एस्पेक्ट्स को साथ साथ में कवर करूँ। यू आर ए सक्सेस स्टोरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कमांडिंग पोजीशन जो है मेरा ख्याल है ज़्यादा कंफर्टेबल है, और जो बैक बेंचर नहीं है आप। मैं ये कहना चाहिए कि मुझे शौक है काम करने का। जब आप 8-10 के ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपको अगर किसी ने असाइनमेंट देनी है तो फिर चैलेंजिंग असाइनमेंट मिल जाती है। ये ऐसे ही है कि अगर आज आपने कोई टीम सिलेक्शन करनी है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, या कोई आप अपनी कंपनी बना रहे हैं, कोई अपना कोई ज़ाती काम करने लगे हैं, तो आप चुनेंगे वो लोग जो आपको लगेगा कि मेरे इस काम के लिए मुझे आगे लेके चल सकते हैं। तो जब आप सर्विस में भी इस तरह के लोगों की तलाश करते हैं तो इवेंचुअली आपको ऐसे लोग ही चाहिए होते हैं जिनकी ये रेपुटेशन हो कि वो काम करने वाले हैं, मेहनत के साथ काम करने वाले हैं, कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, या कोई फॉर इंस्टेंस किसी भी चैलेंज को निपट सकते हो कामयाबी के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र रहा है, हर पोजीशन से नया सीखा, और वो सीखने का फ़ायदा आपको अगली पोजीशन पे होता है। जब आप किसी पोजीशन पे परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग हो रही होती है, प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो रही होती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र रहा है अभी तक ज़िंदगी में जहाँ भी रहा हूँ, जिन पोजीशंस पे भी रहा हूँ, कोई काम किया है तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। अच्छा, जो है अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्या बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, हैवी हैंडेड यानी हैवी हैंड के साथ आप काम ले सकते हैं, ये इसका कोई और अच्छा तरीक़ाकार है? देखिए, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डील करने के, और ये जो तमाम मॉडल्स हैं इनमें से अब ये नहीं कह सकते कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल कौन सा है और सबसे कम सक्सेसफुल मॉडल कौन सा है। हर शख्स, हर कामयाब ऑफिसर ने किसी न किसी एक डिफरेंट मॉडल के तहत अपनी नौकरी की है। आपको कुछ ऐसे लोग नज़र आएंगे जो अपनी सर्विस के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा सख्त थे और फिर कुछ हिस्सों में जाके बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो गए थे या नरम हो गए थे। वक्त के साथ साथ आपको जैसे जैसे लोग मिलते हैं वैसे वैसे आप डील करते हैं या वैसे वैसे अपने मॉडल्स अडॉप्ट करते हैं। मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। सख्ती वाला मॉडल भी है। बहुत सारे लोगों को सख्ती वाला मॉडल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो नज़र आ रहा होता है कि आप बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ें बात कर रहे हैं, लोगों को डांट डपट कर रहे हैं, लगता है कि जी बड़ा सख्त है, इतना सख्त है कि जी फ़ौरन काम कर लेना चाहिए। तो आपको कौन सा मॉडल पसंद है? देखिए, मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मॉडल्स का चुनाव है ये बुनियादी तौर पर आपकी पोजीशन, आपका जो उस पर्टिकुलर जो असाइनमेंट है, जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप सामने रखते हैं फिर आप एक मॉडल चुनते हैं। समटाइम्स कुछ लोगों के साथ आप सख्त होते हैं, कुछ लोगों के साथ आप नर्म होते हैं, कुछ लोगों के साथ आप हंस के भी बात कर रहे होते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन क्या है, आपकी टीम कैसी है, आपके सामने जो चैलेंज है वो चैलेंज किस तरह का चैलेंज है। सो एक अच्छे लीडर की निशानी ये है कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की निशानी ये है कि वो ये जांचे कि इस पोजीशन पे मुझे किस तरह का मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। मुझे सख्ती भी करनी आती है, मुझे प्यार से भी काम कराना आता है। एक अच्छा ऑफिसर वो है जो वाइब्रेंट है और जिसको पता हो कि इस वक्त क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है, उसके हर वक्त कान और आंखें खुली हो, उसकी टीम जो है वो हर वक्त इस तरह की चीज़ों को सर्च कर रही हो कि कहीं पे किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है या किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो एड्रेस नहीं हो रही है, कोई ऐसा कोई जायज़ काम किसी का जो अननेसेसरीली रुका हुआ है या सिस्टम में कोई बंदा किसी को ख़राब तो नहीं कर रहा। ये छोटे छोटे से मैयज़ है। जब आप इस तरह के मैयज़, चंद मैयज़ ले लेते हैं तो लोगों को फिर पता चल जाता है कि ये जो बॉस बैठा हुआ है ये किस नौयत का है, ये किस तरह का है, इसके साथ कैसे डील करना है। फिर वो लोग भी अपना काम उसी हैसियत के मुताबिक ठीक करना शुरू कर लेते हैं उसके मुताबिक। यानी अगर किसी को ये पता हो कि ये जो इस वक्त ऑफिसर बैठा हुआ है इस कुर्सी के ऊपर, इसको पब्लिक कंप्लेंट्स जो हैं वो उनकी रेजोल्यूशन जल्दी चाहिए, तो जो आपका और नीचे वाला स्टाफ है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को अडेप्ट कर लेता है आपकी इस पर्टिकुलर तबीयत से। यानी इसका मतलब है कि ये बेस करती है ऑफिसर के ऊपर। जी बिल्कुल। फिर नीचे स्टाफ ऐसे करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि देखें ऑफिसर हमारी चूंकि पोजीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप रिलेटेड इश्यूज आ चुके हुए हैं, इसलिए ये बिल्कुल मैटर करता है कि एक ऑफिसर जो है वो कितना लोगों से मिलता है, कितना लोगों से इंटरेक्ट करता है, वो कितना लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करना चाहता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो एक पर्टिकुलर तबीयत है, उसके मुताबिक उस ऑफिस की या उस वक्त जो भी उस कुर्सी पे बैठा होता है उसके मुताबिक वो निज़ाम चलता है। कितने घंटे काम करते हैं? सर मैं काम करके ख़त्म करके सोता हूँ। अच्छा, यानी ये काम तो फिर ना ख़त्म होने वाली बात है। ऐसा ही है।
मैं इत्तेफाक से आज से नहीं बल्कि पिछले तकरीबन काफ़ी 7-8 सालों से इस तरह की घड़ी पहनता हूँ जो मेरी स्लीप ट्रैक करती है। अच्छा। आजकल तो बहुत आम हो गई है, तो मैं बहुत कम सोता हूँ। अगर मैं अपनी एवरेज निकालूँ तो मेरी 3-3.5-4 घंटे की एवरेज है, ख़ास तौर पे उन पोजीशंस पे जिन पोजीशंस पे जिस तरह मैं आजकल जिस पोजीशन पे हूँ। जब मैं डीसीओ लाहौर था उस वक्त भी तकरीबन 3-3.5 घंटे की कैसे अपनी बॉडी को फिर कैसे आप मुझे भी समझ नहीं आती थी शुरू में। तो मुझे लगता था कि शायद ये क्योंकि 7 आवर्स डॉक्टर भी कहते हैं ना कि 7 जी 7-8 घंटे कहते हैं। तो मैं खुद भी बड़ा पर्टिकुलर हूँ अपनी हेल्थ के बारे में, लेकिन ये नींद वाला जो मामला है ये मैं समहाउ और दी अदर मैं नहीं कंट्रोल कर सका। शायद मैं नाकाम होऊंगा इस लिहाज से, लेकिन मुझे लगा जैसे शायद मैं किसी स्टेज पे कोलैप्स कर जाऊं, लेकिन अल्लाह ताला बीच में वो खुद ब खुद आपको एनर्जी देता है। जब आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे बैठे होते हैं ना तो आपको नींद नहीं आती, आपको फिक्र होती है कि मुझसे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं और आपको वो काम करने हैं। अब मैं वो शख्स था कि जिसको सुबह उठाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे, मुझे लोग उठाया करते थे सुबह। और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे इससे पहले कि मतलब कोई जो भी वक्त होता है उस वक्त से पहले खुद ब खुद आंख खुल जाती है। ये अंदर से होता है बंदे के, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है चीज़ें। जब आपके जहन में ये बात आ जाए कि किसी चीज़ के आप जिम्मेदार हैं और कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने वो काम करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है। अच्छा, अपने लिए फिर वक्त कैसे निकालते हैं? दिन में कुछ ना कुछ ऐसा रखता हूँ मैं। मेरी एक पिछले चंद सालों से एक बहुत अच्छी हैबिट ये है, या अच्छी कह लें या खुसूसी हैबिट कह लें, कि मैं एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ। अच्छा। सो मुझे जब भी रात को टाइम मिले, शाम को नहीं मिलता टाइम, लेकिन रात को देर से जब भी मिडनाइट सोने से पहले मैं एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ, डेली करता हूँ। ये मैंने अपनी ज़िंदगी का एक लाइफस्टाइल। जितना आपका हेक्टिक इस वक्त जो स्केड्यूल नज़र आता है, इसका मतलब आपके जो घर वाले हैं, बीवी बच्चे, वो तो आपसे नाराज़ ही रहते होंगे। अब तो खैर नाराज़गी से अगली वाली स्टेज चली गई है, अब उन्होंने शायद हिम्मत हार ली है। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिंग वाइफ और बहुत सपोर्टिंग बच्चे मिले। उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं की। मैं अपनी फैमिली को लेके कभी सैर सपाटे के लिए नहीं निकला। मुझे नहीं याद पड़ता कोई हम शायद ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा से ज़्यादा कभी सैर सपाटे के लिए गए हों। तो जब भी समर वेकेशन जिस तरह आजकल चल रही हैं, तो वो हमारे घर में इस तरह का माहौल होता है कि जी हमें तो नहीं जाना, बाकी लोग तो सारे आहिस्ता आहिस्ता छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो मैं इत्तेफाक से ऐसी पोजीशंस पे रहा हूँ कि वहाँ से फिर ये इस तरह की पिकनिक वाली छुट्टियाँ मैं नहीं मांग सका। बट एट द सेम टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिंग और बहुत इनकरेजिंग माहौल है। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरी मिसेस भी बहुत सपोर्ट करती है। किस चीज़ को मिस करते हैं? मेरा ख्याल है कि मैं कंटेंट आदमी हूँ, मैं किसी चीज़ को मिस नहीं करता। मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो। बिलोंग कहाँ से करते हैं? मेरा जी मुल्तान से ताल्लुक़ है, मुल्तान में हमारा घर है, मुल्तान से ही मेरा डोमेस्टिक। एजुकेशन इब्तदाई जो है? मेरी इब्तदाई एजुकेशन भी मुल्तान की है। मुल्तान से कौन से स्कूल से? मुल्तान मैंने सेंट जोसेफ हॉल से मैट्रिक किया, उसके बाद सिविल लाइंस कॉलेज से FSC करने के बाद मैं आर्मी में चला गया। अच्छा। फादर क्या करते हैं? मेरे फादर प्राइवेट काम करते थे, सऊदी अरब में होते थे। हम सब बहन भाइयों की पैदाइश मदीना मुनव्वरा की है। अच्छा, आप सऊदीया से? जी, हम सऊदी अरब में सब बहन भाइयों की पैदाइश। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी में आपके और भी कोई रिलेटिव्स हैं आर्मी में? तो यू आर द ओनली वन? आर्मी में भी मैं अकेला था और ब्यूरोक्रेसी में भी मैं अकेला हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं जी। तो उनको भी लाएंगे फौज में या इसमें? क्या मेरा बेटा जी अभी इस वक्त A लेवल्स करके तो अपनी अगली स्टडीज़ के लिए फ़िलहाल वो सोच रहा है। मैंने अपने बच्चों को इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं लगाई कि उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है या उन्होंने आर्मी ज्वाइन। इससे पहले जनरेशन थी वालिदैन की, वो तो कहते थे ना डॉक्टर ज़बरदस्ती बनना है जी, वो इंजीनियर बनना है जी, ये बनना है, वो बनना है। ऐसे ख्वाहिश ज़रूर होती है वालिदैन की और वो बच्चों को गाइड भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हकीकत ये है कि आजकल इस जनरेशन के जो बच्चे हैं ये आपसे ज़्यादा समझदार हैं और आपसे ज़्यादा ओरिएंटेड है। इनके इल्म में है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। तो इस हद तक ज़रूर बच्चों को गाइडेंस हम देते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कितनी तवज्जो और कितनी मेहनत देनी चाहिए। लेकिन अगर कभी ये डिसीजन आया कि बच्चों ने पढ़ना क्या है, तो हमेशा बच्चों की चॉइस को प्रेफरेंस दी है, इस वजह से कि बच्चों को ख़ुद इल्म है कि उनको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो कभी भी इस हवाले से हमने अपने बच्चों को मजबूर नहीं किया।
मैं मिसाल के तौर पर आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे बच्चे ने जब अपना ए लेवल के सब्जेक्ट रखने थे तो वो फर्दर मैथ का सब्जेक्ट रखना चाहता था। मेरी वाइफ का ख्याल ये था कि फर्दर मैथ का सब्जेक्ट बहुत मुश्किल होता है और उसमें बच्चों के नंबर्स नहीं आते, और उसके पास एग्जाम्पल्स भी थी, बहुत सारे लोगों से उसने मशवरा किया हुआ था। लेकिन मेरे बेटे की ज़िद थी कि उसने फर्दर मैथ रखना है, तो बड़ा उसने कोशिश की मेरी मिसेस ने। तो जब फाइनली मेरे पास डिसीजन आया तो मैंने इनकरेज किया। मैंने कहा अगर बच्चा रखना चाहता है तो आप उसको सिर्फ इतना बता दो कि मुझे तुमने रिजल्ट देना है, वो रख लेगा। फिर हमने इसके जब क्लास टीचर से भी मशवरा किया तो उसने कहा कि जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला शहरियार जो है वो अच्छे नंबर लेगा, आप इसको रखने दें ये सब्जेक्ट। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि बच्चे को खुद अपना ज़्यादा पता होता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं, मेरे वीक एरियाज़ कौन से हैं, या कहाँ पे मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। तो बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आजकल के माहौल के अंदर, अब देखें आहिस्ता आहिस्ता अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें, हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी होती जा रही है और हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को लेकर ट्रांसपेरेंसी भी बहुत आती जा रही है। आज से 15-20 साल पहले शायद लोग ये सोचते थे कि सिफारिश नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी या काम नहीं मिलेगा। आज आपको हर जगह पर मेरिट नज़र आता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लें, या जितने भी इंडक्शंस होती हैं वो जनरली मोस्टली मेरिट के ऊपर होती हैं। तो अगर आप में काबिलियत है तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उन लोगों को शायद परेशानी होगी या होती होगी जिनमें काबिलियत नहीं होती होगी, तो वो शायद सोचते होंगे कि जी हमें सिस्टम में किसी तरीके से हुडविंग करके ऊपर जाना है। लेकिन अपनी मेहनत जो है इंसान को वो सबसे पहले करनी चाहिए। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो फिर कामयाबी खुद ब खुद आपके पास आती है। यही सबक मैंने बच्चों को भी दिया है और यही सबक मैं चाहता हूँ कि हम बाकी लोगों को भी देंगे। खुद अपने बलबूते पर आगे निकलें और इधर उधर से सहारे ढूंढने की कोशिश ना करें। ये सहारे आर्जी होते हैं, अगर अव्वल तो मिलते नहीं हैं, और अगर कभी मिल भी जाएँ तो आर्जी होते हैं या मतलबी होते हैं। इसलिए बेहतर है कि इंसान अपने बलबूते पर आगे निकले। अच्छा उस्मान साहब, किस किस मुल्क का सफ़र किया हुआ है? ज़्यादा नहीं, बहुत चंद मुल्कों में सफ़र किया, क्योंकि सऊदी अरब में चूँकि हमारी सब बहन भाइयों की पैदाइश है, वहाँ फ्रीक्वेंटली आना जाना रहा। और सऊदी अरब के अलावा शायद नहीं बल्कि यकीनन सर्विस की ही वजह से मेरे 1-2 ट्रिप्स टर्की के लगे, एक आधा ट्रिप मेरा यूएई का लगा। मैं एक दफ़ा भूटान गया और एक दफ़ा मैं यूके गया। ये तमाम जो विज़िट्स थे ये जॉब स्पेसिफिक थे, जॉब रिलेटेड थे, यानी कि कोई ना कोई ऐसी कोई मीटिंग थी या कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो कि अटेंड करनी थी, जिसकी वजह से सफ़र से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। आपने कुछ सीखा? सफ़र पाकिस्तान में नौकरी करके सफ़र किया मैंने। सफ़र मेरा ख्याल है कि मैंने पाकिस्तान के हर प्रोविंस में सर्व किया हुआ है। तो मैं जब फ़ौज में था तो मैंने तकरीबन आधा पाकिस्तान वहाँ से देखा, और जो बकाया आधा पाकिस्तान है वो मैंने सिविल सर्विस में देख लिया। तो सफ़र में ऑब्वियसली आप जब सफ़र करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोग देखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें बोलने वाले लोगों से ताल्लुक़ होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर्स और मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ से ताल्लुक़ होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने का मौका मिलता है। नाज़रीन, वक्त है छोटे से ब्रेक का, यहाँ ब्रेक लेते हैं। जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के, आपने सिविल सर्विस में भी गए, फौज के जरिए भी गए, तो किस इलाके का आपको सिस्टम बेहतर लगता है? लेकिन जी लाहौर से अच्छा तो शहर पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अगर आप किसी भी सिस्टम या किसी भी स्ट्रक्चर की या इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हैं, उस तनाजुर में अगर आप बात करें तो लाहौर इज़ प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन दिस रीजन। और इसलिए नहीं मैं ये कह रहा क्योंकि मैं यहाँ DCO रहा हूँ या इसलिए कि मैं यहाँ पर कमिश्नर हूँ इस वक्त, लेकिन अगर अदरवाइज़ भी आप देखें तो लाहौर जैसा सिटी आपको बाय फार हर लिहाज से अगर आप देखें, खूबसूरती के लिहाज से देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, डेवलपमेंट के लिहाज से देखें, सफाई के लिहाज से देखें, सिविक जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी दस्तयाबी के लिहाज से देखें, तो गो कि इतना आइडियल नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बाकी शहरों से बेहतर है। और अगर आप बाहर की बात करते हैं तो बाहर की दुनिया में
मेरा ख्याल है कि मेरी इतनी ज़्यादा इसके ऊपर गिरफ्त नहीं है क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा सफ़र नहीं किया, लेकिन जितना लिमिटेड मैंने ट्रैवल किया उसमें मुझे इस्तांबुल जो है वो बहुत खूबसूरत शहर लगा और वहाँ की ट्रैफिक और वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। उस लिहाज से दुबई भी अच्छा है, लेकिन दुबई एक छोटा सा शहर है, शायद उस तरह से उस कंपैरिजन में नहीं आना चाहिए। इस्तांबुल एक बहुत पुराना शहर है और उसकी खूबसूरती और उसकी जो ओवरऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अच्छा, वहाँ से हमने बहुत सारी एग्जांपल लेने की कोशिश की, यहाँ डॉल्फिन फोर्स भी उन्हीं की वजह से हमने बनाई, लेकिन हम उस तरह की ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सिस्टम नहीं अभी तक ला सके। या बहुत सारी चीज़ों में इस्तांबुल से हम शायद फार बिहाइंड है। उसकी वजूहात क्या लगती हैं आपको? देखिए, रिसोर्सेज का मसला है। हमने उसके बावजूद भी जितने ज़्यादा रिसोर्सेज लाहौर के अंदर लगे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। रिसोर्सेज अगर आपके पास हो तो ये सारी के सारी तमाम चीज़ें जो है उनका ताल्लुक रिसोर्सेज के साथ है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने लाहौर की पूरी सूरज अपग्रेड करनी है तो ये तकरीबन 100 अरब रुपए का काम है और उस 100 अरब रुपए के नतीजे में आपने इस शहर को पता नहीं कितने सालों के लिए खोदना भी है, क्योंकि जहाँ पर 8 फुट का पाइप है वहाँ पर अब 16 फुट का पाइप जाना है, जहाँ 15 फुट का पाइप है वहाँ पर अब 30 फुट का पाइप आना है, क्योंकि शहर में जब ये पाइप ले हुए थे मोस्ट ऑफ दीज पाइप्स वर लेड बिफोर पार्टीशन। अब वो जो बिफोर पार्टीशन वाली पॉपुलेशन है वो अब बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हो चुका है, एक्सपैंड कर चुकी है अब तो। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त डला था वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब इनसफिशिएंट हो गया। उसकी अब ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर सकते हैं ना, उसको अपग्रेड करने के लिए दोबारा आपने शहर को खोदना है और पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी आपने अपग्रेडेशन करनी है। तो ये रिसोर्सेज मांगता है ये काम। रिसोर्सेज के साथ साथ फिर आपको तकलीफ भी बर्दाश्त करनी है। जब ये काम हो रहा होगा तो उस टाइम पे फिर आप उन सड़कों पे उन जगहों पे ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से शायद हम उतना अच्छा नहीं हो सके, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें हम बहुतों से बहुत बेहतर हैं और इस वक्त भी काफ़ी जो है वो इन मसाइल के बावजूद भी लाहौर का शुमार इस पूरे खित्ते के बेहतरीन शहरों में ज़रूर होता है। अच्छा, कमिश्नर लाहौर लगने से पहले आपने कहाँ किया काम? मैं इस वक्त कमिश्नर लाहौर लगने से पहले इमीडिएटली इससे पहले मैं सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर था। जब कोविड आया तो उस वक्त मैं सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ था और उससे पहले मैं पंजाब में डीजी फूड अथॉरिटी रहा हूँ। उससे पहले मैंने यहाँ पर डीसीओ लाहौर के तौर पर भी तकरीबन 2.5-3 साल सर्व किया है लाहौर के अंदर। और उससे पहले मैं डीसीओ राजनपुर रहा हूँ, पंजाब के अंदर डायरेक्टर फूड रहा हूँ और मैं केन कमिश्नर भी कुछ अरसे के लिए रहा हूँ। और उससे पहले की जो मेरी सर्विस है वो गिलगित बल्तिस्तान की है। गिलगित बल्तिस्तान में मैंने 5 साल गुजारे। वहाँ मैं डिप्टी कमिश्नर अस्तोर रहा, डिप्टी कमिश्नर गिलगित रहा और मैं होम सेक्रेटरी भी रहा वहाँ पर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हम लाहौर को जिस तरह एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं, कोई गैर ज़रूरी तौर पर ये बढ़ गया? अगर किसी और शहर से किसी पेशेंट ने भी आना मुल्तान से भी तो वो भी लाहौर में आता है, वो कहता है जी मैं हॉस्पिटल में मुझे इलाज मिल जाए किसी सरकारी अस्पताल में। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उन्हीं इलाकों को डेवलप करते और उन्हीं जगहों के ऊपर फैसिलिटीज़ देते लोगों को? मतलब मुल्तान के आदमी को अपने इलाज के लिए लाहौर नहीं आना चाहिए, उसको वहीं पे इलाज मिल जाए, वहीं जॉब मिल जाए। मुल्तान में तो बहरहाल निश्तर मौजूद है मुल्तान का। इवन देन लोग यहाँ पे आते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अपने इलाकों में एट देयर डोर स्टेप वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं हम दे सकते? ऐसे ही है। देखिए, हमारी पाकिस्तान के अंदर इंसिडेंटली जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है वो किसी ख़ास अर्बन प्लानिंग के प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं हुई है। वो आपको ऐसे ही नज़र आती है कि जैसे लोगों ने खुद से की है और मतलब वो हैपेसेटली हुई है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट आपको नहीं नज़र आती, मां सिवाय इस्लामाबाद के अगर आप देखें। उसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि अर्बन प्लानिंग जो है ना वो एक पर्टिकुलर एक एक्सपर्ट फील्ड है। ऐसा नहीं होता कि आप एक शहर को जो है वो अपनी मर्जी से एक्सपैंड होने देते हैं। शहर की अर्बन डेवलपमेंट का एक पूरा प्लान बनता है जिसके तहत आप उस शहर के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि रेजिडेंशियल एरियाज़ कौन से होंगे, कमर्शियल एरियाज़ कौन से होंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज़ कौन से होंगे, एग्रीकल्चरल एरियाज़ कौन से होंगे, और उसके बाद फिर आप शहर को उस हिसाब से डेवलप होने देते हैं या उसके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं या ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं जहाँ से फिर वो जो एरियाज़ जिन एरियाज़ में आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कराना चाहते वो नहीं होती फिर।
इस तरह इंसिडेंटली नहीं हुआ। नहीं, अंग्रेज का दौर का अगर हम देखें, गोरे का दौर, तो यहाँ आपको लाहौर के अंदर प्लानिंग नजर आती है। उस वक्त के आप मैप्स पकड़ ले तो आपको कहीं ना कहीं जो डेवलप हो रहे थे ऐसे ही बाद में जो आया टाइम टेन्योर आया, उसके अंदर अभी लाहौर की जो अगर सूरत हाल देखें, अब जो नया शहर रावी पे शायद उसकी कोई प्लानिंग हो, लेकिन बाकी हमें प्लानिंग नजर नहीं, हैव हैजर्ड चीजें हुई हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कोई फिक्स कर सकते हैं किसी पे? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मेरा ख्याल है हम सब पे बराबर आती है। कोई ये कह दे कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पॉलिटिकल लोगों पे आती है या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे आती है, ऐसा दुरुस्त नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे बराबर आती है। हम लोगों पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। देखिए, कहीं पर हमारी कैपेसिटी का फुकदान है तो कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने वायलेशंस की हैं और फिर उन वायलेशंस के नतीजे में फिर पॉलिटिकल मजबूरियों के तहत फिर उन चीज़ों को इनेबल किया गया। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन हमें एडमिट करना चाहिए कि पाकिस्तान में हम अर्बन प्लानिंग के तहत अपने शहरों को नहीं हम डेवलप कर सके। अच्छा, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, बात की जाती है कि जो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आते हैं, तो वाकई आते हैं, और अगर आते हैं तो किस नौइयत के होते हैं, फिर डील कैसे करते हैं? देखिए, पहले तो प्रेशर को हम डिफाइन कर लेंगे, प्रेशर हम किसे कहते हैं, और अगर इस पे हमारा कंसेंसस होगा तो फिर इस बात को आगे लेके चलेंगे। मेरा ख्याल है हम शायद अपनी सर्विस में, जॉब्स के अंदर, अपनी पोजीशंस पे प्रेशर उस काम को कहते हैं जो हमें ऐसा काम करने को कहा जाए जो काम दस्तूर के खिलाफ हो या काम ठीक ना हो। अगर तो इसी चीज़ को प्रेशर कहते हैं तो ये प्रेशर वो शख्स लेगा जिसकी कोई मजबूरी या कोई परेशानी या कोई ऐसी कैफियत होगी जिसकी वजह से वो इसको प्रेशर जान रहा है। वरना हकीकतन देखा जाए तो किसी को किसी सच बात के बारे में बरमला कह देना प्रेशर वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, यानी कि अगर आज आप मुझे एक गलत काम करने के लिए कह रहे हैं और उसके नतीजे में मैंने सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि सर ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता बिकॉज ये कानून है, तो इसमें प्रेशर वाली क्या बात है? हाँ, प्रेशर मुझे तब हो जब मुझे ये डर हो कि आपको इनकार करने से आप मेरा तबादला करा देंगे या आप मेरा कोई और नुकसान करेंगे। और अगर मुझे ये यकीन हो कि आप तबादला भी अगर करवा देंगे तो कोई बात नहीं है, मैंने किसी और पोजीशन पे जाके काम ही करना है, तो फिर ये प्रेशर मेरे लिए प्रेशर नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिन चीज़ों को हम पॉलिटिकल प्रेशर का नाम दे के पॉलिटिशियंस को अननेसेसरीली ब्लेम करते हैं, वो ब्लेम एक्चुअल हमारा ब्लेम होता है। अच्छा, हमें सच बात कहने की, सही काम करने की सलाहियत हमारे अंदर होनी चाहिए। और हमें दूसरों को ये बात बताने में आर नहीं महसूस करनी चाहिए कि ये काम गलत है। हाँ, अगर ऐसा है कि मैंने पहले एक शख्स का गलत काम किया है और मैं आपको उस गलत काम के लिए इनकार कर रहा हूँ तो फिर मुझे प्रेशर महसूस होगा, क्योंकि आप मुझे जवाबन कह सकते हैं कि आपने ABC का तो किया था, तो मेरा क्यों नहीं कर रहा। ठीक। सो इसलिए ये जो प्रेशर है, ये इसका लफ्ज़ हमने शायद खुद ही ईजाद किया है। मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई प्रेशर होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक आपको ऑल ऑफ ए सडन एक बहुत सीनियर आदमी, बहुत सीनियर पोजीशन से फ़ोन आए और आपको समझ ना आ रही हो कि आपने उसको इनकार कैसे करना है, तब भी वो प्रेशर नहीं है। तब भी आपके अंदर फुकदान है इस कॉन्फिडेंस का कि आप उस सीनियर पोजीशन को सिर्फ और सिर्फ अपना केस सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे कि ये काम नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर तमाम लोग सही काम सही तरीके से करेंगे, लोगों को बताएंगे और ख़ुद भी सही काम करते होंगे तो फिर कौन सा प्रेशर है। अच्छा, आपने बहुत सारी पोस्टों पे काम किया है, आपको किस पोस्ट पे सबसे ज़्यादा यानी कंफर्टेबल महसूस किया या अच्छा लगा? मेरे लिए सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझसे पहले भी चंद लोगों ने इस तरह से ये सवाल किया इसी तरह प्रोग्राम्स के अंदर। मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन अपनी हर पोजीशन पे एंजॉय किया है, और ये कहना कि किसी पोजीशन में मैंने कम एंजॉय किया हो या ज़्यादा एंजॉय किया हो ये तो शायद हो सकता है, लेकिन कोई एक पोजीशन को ये कहना कि ये सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाली थी। एंजॉयमेंट अब इसी चीज़ को कहते हैं ना कि आपको अपने काम में मज़ा आ रहा हो। तो मैं इस वक्त जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, मुझे इस पोजीशन पे मज़ा आ रहा है। मैं इससे पहले सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ था, तो दुनिया की रीसेंट मेमोरी का सबसे बड़ा पेंडेमिक डील करने का मौका मिला। मुझे वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। कोरोना जैसी वबा तो दुनिया ने पहले नहीं देखी थी, और मुझे वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ पर जब मैं लाया गया था तो उस वक्त एक पंजाब के अंदर डेंगू का एपिडेमिक आया हुआ था, मुझे उसमें काम करने का बड़ा मज़ा आया। उससे पहले मैं पंजाब फूड अथॉरिटी में था, मैंने वहाँ पर बड़ा एंजॉय किया, बहुत काम करने का मज़ा था। लोगों को आपको फील होता था कि आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जितना पीछे जाता हूँ कोई ना कोई चीज़ मुझे ज़रूर ऐसी मिलती है।
जो मुझे लगता है कि शायद मुझे ये काम करने के लिए ये पोस्टिंग मिली थी। सो शायद उसकी ये वजह भी है कि मुझसे शायद आराम से बैठा भी नहीं जाता, मैं कुछ ना कुछ ढूंढता भी रहता हूँ। अल्लाह ताला फिर कामयाब भी करते हैं। मतलब ये भी मेरी खुशनसीबी है कि मैंने जिस काम में भी हाथ डाला है मुझे हमेशा अल्लाह ताला ने उसमें कामयाब किया, हमेशा। तो मैं शायद खुशनसीब बहुत हूँ। तो इसलिए मैं किसी एक पोजीशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकता। आपका आइडियल कौन है? मुश्किल बात है, मैंने कभी सोचा नहीं। कुछ तो होता है ना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इंसान। देखिए बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ में से आप कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढते हैं, कुछ अच्छा पिक करते हैं। अच्छा ये जो एक ख़ास आदत है ये मैंने इसकी पहननी है, ये कपड़े पहनने का तरीका इसका अच्छा है, बात करने का तरीका इसका अच्छा है, लोगों से डील करने का तरीका इसका अच्छा है, पब्लिक स्पीकिंग करने का तरीका इसका अच्छा है। सो आप हर शख्स, हर किसी एक पर्सनैलिटी से कुछ ना कुछ अच्छा लेते हैं। मुकम्मल अगर आप किसी एक पर्सनैलिटी की बात करें तो वो फिर हमारे नबी की पर्सनैलिटी है, जिसकी आप पूरी की पूरी पर्सनैलिटी से मायूब होते हैं, या मतलब मुतासिर होते हैं कि ये वो शख्स है जिससे मैंने सब कुछ सीखना है। लेकिन ये क्लेम करना कि हमने उसको आइडियल बना लिया है और उस आइडियल के मुताबिक चल रहे हैं, ये एक झूठा क्लेम है। हम शायद उनकी खाक के बराबर भी नहीं। तो गो कि मुझे ये सादत नसीब है कि मैं नबी के शहर में पैदा हुआ, लेकिन कोशिश यही होती है इंसान की कि आप अच्छे काम करते जाएं, कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर छोड़ के जाएं जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की फलाह के लिए काम आती रहे। नाज़रीन वक्त तो है छोटे से ब्रेक का, यहाँ ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्लान क्या आपका, कि आपने आगे क्या कौन कौन से काम जो आप समझते हैं आपको करने ज़रूरी हैं, और अभी तक कौन से इनिशिएटिव आपने यहाँ लिए हैं? देखिए जी, अभी मुझे खैर थोड़ा सा ही टाइम हुआ है। जब मैं आया तो यहाँ पर कोविड चल रहा था। सबसे पहले तो हमारे लिए कोविड तीसरी वेव उस वक्त हमारी जो थी वो पीक पे जा रही थी। सबसे पहले वो बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की, हमने मिल के, सिर्फ मैं उसका क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहूँगा, तमाम लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल के उसमें काम किया और हम अल्टीमेटली उस सिचुएशन से बाहर निकले। और इसके साथ साथ लाहौर में सफाई का मामला है, लाहौर की प्राइस कंट्रोल का मामला है, ये दो मेजर इश्यूज थे लाहौर के अंदर। इनके ऊपर भी काफ़ी काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बड़ी बेहतरी आई है। उसमें भी मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जो तमाम हमारे लोग हैं उनको उसका क्रेडिट जो है वो जाना चाहिए। ख़ास तौर पे जो कंपनी की नई मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ा उसमें काम किया और आज हमें ये सादत नसीब हुई है कि हम कम से कम थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में आ चुके हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हम जिस सिनेरियो से गुजर रहे हैं, इस वक्त हमारे पास अच्छा साथ मैं बताना भूल गया कि हमारी वैक्सीनेशन जो है वो भी बड़ी सक्सेसफुली चल रही है लाहौर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से जो सेंटर बनाया था मैंने, एक्सपो सेंटर, वहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग जो है वो वैक्सीनेशन कराने जाते हैं और वैक्सीनेशन करा के फैज़याब होते हैं। आज भी मुझे कोई बोल कर गया कि मैं बाहर रहता हूँ, मैं वहाँ पर इतना अच्छा हमने वैक्सीनेशन का निज़ाम नहीं देखा जो यहाँ पर पाकिस्तान में। और पहली दफ़ा कोई ऐसी जगह बनी है जहाँ बग़ैर सिफारिश के या बग़ैर किसी टेलीफोन या बग़ैर किसी ताल्लुक़ के जाके टीका लगवा के आ जाता है। तो उनको फिर मैंने उसकी वजूहात भी बताई कि जी क्यों हमने ये सोचा कि हमने इस तरह की जगह बनानी है जहाँ पर किसी को टेलीफोन सिफारिश ना करानी पड़े। क्योंकि आपको याद होगा, आपके इल्म में होगा कि जब ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई तो सबसे पहले हमने बुज़ुर्गों को टीके लगाने शुरू किए। शुरू में तो ऐसे ही था। तो जब बुज़ुर्गों को टीके 65 प्लस को टीके लगाने शुरू किए तो उस वक़्त हमारे अपने वालिदैन उस कैटेगरी के थे। तो हमें तो ज़िंदगी में जितनी इज़्ज़त मिली है हम चाहते हैं कि उससे ज़्यादा इज़्ज़त हमारे वालिदैन को मिले। तो ये सोच के वो सेंटर कंसीव किया कि उसमें हमारे वालिदैन ने जाना है। अच्छा, वहाँ टीका लगवाने के लिए सोच ये थी, जिसकी वजह से आप वहाँ जाते हैं तो आपको ये फील होता है कि यहाँ पर इतना ज़बरदस्त निज़ाम है, इतना ज़बरदस्त का फ़्लो है।
ओल्ड एज लोगों को ज़हन में रख के वो बनाया गया था। व्हील चेयर्स भी थी वहाँ पर, गोल्फ कार्ट्स भी थी, गाड़ी से उतर के गोल्फ कार्ट में बैठते थे, गोल्फ कार्ट से उतर के व्हील चेयर में बैठते थे, व्हील चेयर से उतर के दोबारा टीका लगवा के वापस गोल्फ कार्ट में बैठते थे और फिर अपनी गाड़ी में बैठते थे। और ये सारा का सारा जो फ्लो था ये 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाता था और इसके दरमियान में आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती थी, AC चल रहे होते थे, कोई गर्मी महसूस नहीं होती थी। ये सारा का सारा निज़ाम जो है ये कंसीव इस पर्सपेक्टिव से किया कि यहाँ पर ओल्ड एज के लोगों ने आना है और उनको हमने अस्पताल से टीके नहीं लगवाने क्योंकि अस्पतालों में अदरवाइज बहुत इन्फेक्शन है, तो इसलिए स्पेशली ये सेंटर क्रिएट किया गया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इस वक्त अगर हम आ जाएं वापस तो लाहौर इस वक्त चौथी वेव पाकिस्तान चौथी वेव की तरफ जा रहा है। रोज़ाना बतदरीज केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है एंड वी आर नॉट एन एक्सेप्शन। बट हमने इस वक्त जो है वो एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है लाहौर में, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपको बताते हुए खुशी भी महसूस हो रही है, फ़ख्र भी महसूस हो रहा है। उसको भी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलनी शुरू हो गई है। हमारी कैंपेन का नाम है लाहौर वेयर्स मास्क्स। इस हैशटैग के साथ मैंने ये कैंपेन शुरू की और सोच ये थी कि लाहौर का जब मैं नाम लगाऊंगा तो इसमें कंपटीशन आएगा, दूसरे शहर चाहेंगे कि हम भी अपने नाम के साथ ये चीज़ लगा के तो मुकाबले में आए लाहौर के साथ। इस वक्त अगर हम बात करें तो हमने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है लाहौर वेयर्स मास्क्स के नाम से, हैशटैग लाहौर वेयर्स मास्क्स। और मैं आपको ये बात बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है और फ़ख्र भी महसूस कर रहा हूँ कि ये जो कैंपेन है इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही है। ये ढाका में डिस्कस हो रही है, ये इंडिया में डिस्कस हो रही है, ये नेपाल में डिस्कस हो रही है। नेपाल ने बल्कि इत्तेफाक से हमारी ही कैंपेन के से मिलता जुलता नाम रखा है इसका। हमारे कैंपेन का नाम है लाहौर वेयर्स मास्क्स, उनकी कैंपेन का नाम है नेपाल वेयर्स मास्क्स। तो बड़ी मुनफरिद कैंपेन है ये। इस कैंपेन में टारगेट हमारा ये है कि हम लोगों को ये कन्विंस कराने में कामयाब हों कि ये जो मास्क पहनना है ये अब उनकी ज़िंदगी का नॉर्म बन जाना चाहिए। अब ये जो नॉर्म है ये हकीकतन भी इसके मायने यही है कि इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें आप, लेकिन इस नॉर्म के अंदर हमने एक एब्रीविएशन बनाई है जिस एब्रीविएशन में N जो है वो इट स्टैंड्स फॉर नो कॉस्ट, यानी कि ये फ्री का मास्क है जो हम तकसीम करेंगे। O का मतलब है ऑफरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम सिर्फ मास्क तकसीम नहीं कर रहे बल्कि हम मास्क के साथ एक किताबचा भी दे रहे हैं या एक लीफलेट भी दे रहे हैं जिसमें हम उनको एक चिट्ठी तहरीर कर रहे हैं कि हम ये मास्क आपको क्यों दे रहे हैं या क्यों पहनने को बोल रहे हैं। R से मुराद है रीइंफोर्समेंट, यानी कि जब कोई मास्क नहीं पहनेगा देने के बाद भी तो फिर हम उसके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो उसमें अमल दरामद करेंगी। और M से मुराद है मॉडलिंग। लाहौर के अंदर जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स आते रहते हैं, लेकिन आम आदमियों को उसका उतना रिलीफ नहीं मिल रहा। मतलब चीनी की अगर मैं बात करूं या आटे की बात करूं तो कभी आटा गायब रहा है यहाँ लाहौर के अंदर, कभी चीनी नहीं मिल रही होती, और कभी कंपेन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी लॉन्च हो भी जाए कि उसका कंट्रोल करने की प्राइस की, तो फिर वो चीनी गायब हो जाती है या आटा गायब हो जाता है। जी, मैं देखिए जो पहले बात आपने गायब होने की ना, गायब होने का ताल्लुक तो डिमांड और सप्लाई के साथ है। जब डिमांड ज्यादा होती है किसी चीज की तो ऑटोमेटिकली अगर सप्लाई उसको कोप अप ना कर रही है, हमने यहाँ देखा रेट बढ़ा है तो वो गायब हो गया, या नीचे की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। जब भी कभी किसी चीज को सोसाइटी में पर फोर्स इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं तो एक 2-4 दिन का ये एडजस्टमेंट गैप जरूर आता है। जब कीमत कोई नई कीमत इन्फोर्स कराने के लिए आप निकलते हैं तो आपको ये थोड़ा सा गैप जरूर नजर आता है। लोग फौरी तौर पर चीज़ छुपा लेते हैं कि मुझे ना बेचनी पड़े, फौरी तौर पर लोग उसके अगेंस्ट फोर्सेस काम करना शुरू कर देती हैं। ये आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट में तकलीफ ज़रूर होती है, ख़ासतौर पे इतने बड़े शहर के अंदर। अगर आप मार्केट में इंटरवीन ना करें तो फिर अल्टीमेटली मार्केट तो 110-120 पे चल रही है। मार्केट को नीचे लाने के लिए आपको थोड़ा सा सख्त मेजर्स लेने पड़ते हैं, जिसके नतीजे में लोग होर्डिंग भी करते हैं, चीज़ों को छुपाते भी हैं, गायब भी करते हैं। लोगों का उस वक्त ये कहना होता है कि हमने महंगे दामों में ख़रीदी है, हम महंगे दामों में बेच रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी 3-4 दिन ज़रूर ले जाती है इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। लेकिन ओरिजिनली अगर डिमांड ज़्यादा हो गई है और चीज़ अवेलेबल नहीं है तो चीज़ जो है वो ऑब्वियसली वो फिर मार्केट में नहीं मिलती है। हमें आमतौर पे ये चीज़ फेस करनी पड़ती है माह रमज़ान के महीने में, जब हमारी डिमांड अचानक बढ़ जाती है खाने पीने की चीज़ों की। उस वक्त फिर जो है ये अक्सर प्रॉब्लम आती है कि चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम होती है। बट एट द सेम टाइम प्राइस कंट्रोल जनरली एक चैलेंजिंग काम रहा है हमेशा से लाहौर में, क्योंकि आपके पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद थोड़ी है, आपके पास दुकानदार बहुत ज़्यादा हैं, दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, तो एक ख़ास कैपेसिटी तक आप अपने लोगों को चला सकते हैं। उसमें जितनी ज़्यादा हम सख्ती करेंगे उतना ज़्यादा वो निज़ाम जो है वो इफ़ेक्टिवली चलेगा। अगर किसी को ये पता होगा कि प्राइस रेट लिस्ट के ऊपर चीज़ ना बेचने से मुझे नुकसान होगा और खातिर ख्वाह नुकसान होगा,
तो वो रेट लिस्ट पे अमल दरामद करेगा। उसको अगर ये पता होगा कि किसी सिटीज़न ने शिकायत कर दी और उस शिकायत के ऊपर कोई पहुंच जाएगा अजाला करने के लिए, तो फिर वो रेट लिस्ट पे अमल दरामद करेगा। उस पर हमारी तवज्जो है, हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रिलीफ दें कि जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो रेट लिस्ट जारी होती है उस पर तमाम जो दुकानदार हैं वो अमल दरामद करें। अच्छा, उसमें एक और इशू भी है। मुझे कुछ अर्सा पहले की बात है कि शुगर की ज़रूरत पड़ी चीनी की, तो मैं एक शॉप पर गया तो उसने कहा जी कि मैंने कहा जी वो डीसी रेट वाली चीनी की तरह, तो उन्होंने वो जो मुझे चीनी दी वो बहुत बारीक सी थी ना, ऐसे लगता था जैसे वो कोई आटा सा लगता था। और जब मैंने उन्हें कहा जी वो आपके अपने रेट वाली कौन सी, तो फिर उन्होंने मुझे वो मोटी चीनी निकाल के दे दी। इसको भी क्या अब इंश्योर करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। देखिए, ये इस तरह की प्रैक्टिसेस को हमें रिपोर्ट किया करें ताकि हम गैर मेरी चीज़ों के खिलाफ जो है वो एक्शन ले। और अल्टीमेटली हम वी बिलोंग टू अ सोसाइटी जहाँ पर हमारे अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कानून में कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं या लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, उन्हीं के लिए ये कवानीन बने हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ कभी आपके इल्म में आए, ज़रूर आप हमें बताएं। हमारी एक कीमत एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए, उस एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लेंट करें तो भी रिस्पांस मिलेगा आपको। अदरवाइज हमारी हेल्पलाइन के नंबर्स हैं, वहाँ पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा उस्मान साहब, खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में सब कुछ खा लेता हूँ जी, लाहौर में रहते हुए सब कुछ खा लेता हूँ। कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं पसंद करता खाने में। और मुर्गी मेरा ख्याल है शायद मेरी ऑल टाइम फेवरेट ग़िज़ा है। जैसे कढ़ाई वगैरह हम कह सकते हैं। मैं कम खाता हूँ कढ़ाइयाँ वगैरह, मैं बड़ा थोड़ा सा ऑयल फ्री खाने ज़्यादा खाता हूँ। लेकिन उसके अंदर भी मेरी प्रेफरेंस यही है कि अगर चिकन मिल जाए खाने को हर टाइम। और म्यूज़िक वगैरह से लगाव है? जी, म्यूज़िक भी बहुत सुना है जी, बचपन में तो काफ़ी सुना। अब शायद इतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन कभी टाइम मिले तो कानों में हेडफोन्स लगा लेते हैं। और शायरी वगैरह? या शायरी भी जी बिल्कुल, ये कहना चाहिए कि प्रोफेशनल लाइफ इतनी ज़्यादा सख्त रही कि शायरी वाला काम नहीं रहा। अच्छा, वैसे तो कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, तो कुछ ख्वाहिशें इंसान की रह जाती हैं। आपकी कुछ है ऐसी ख्वाहिशें जो आप चाहते हैं कि पूरी हो? हाँ, एक ख्वाहिश थी मेरी कि मैं अपने बेटे के साथ दुबई जाके जहाज़ से छलांग लगाता। वो हम नहीं जा सके, कोविड हो गया, पिछले साल कोविड आ गया। तो पैराग्लाइडिंग की बात कर रहे हैं? जी, मैं पैराग्लाइडिंग या पैराशूट के साथ? पैराशूट की बात कर। अच्छा, तो वो मेरा ख्वाब है कि मैं अपने बेटे के साथ किसी दिन जहाज़ से छलांग लगाऊं। अच्छा, वो भी पूरा नहीं हुआ। वो आपकी ख्वाहिश है। अच्छा, हर बंदे की ना लाइफ में टारगेट्स होते हैं। जब आप जॉब कर रहे थे, आप कमिश्नर बन चुके, आपका टारगेट, अगला टारगेट क्या है? देखिए जी, अगला टारगेट हमारी मैंने कभी किसी पोजीशन के लिए टारगेट नहीं किया। पोजीशंस को हम टारगेट नहीं करते। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैंने इस पोजीशन के बाद ये वाली पोजीशन लेनी है। टारगेट यही होता है कि आप अच्छा सक्सेसफुल टेन्योर गुजारें ताकि लोग आपको, जो आपके सीनियर्स हैं या जो आप जिन लोगों ने काम करवाना है, उनको आपकी ज़रूरत रहे हमेशा। यही मेरा टारगेट रहा है कि आप जहाँ भी जाएं, जो भी असाइनमेंट मिले, उसको इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करें कि अगले शख्स जो है वो आपको तलाश करें। अच्छा, आप कमिश्नर लाहौर है, क्योंकि लाहौर आपकी पूरी डोमेन में है, आपका उसके ऊपर फोकस भी है। एक तो क्लीनिनेस के हवाले से आपके स्टेप्स क्या, और एक प्रोजेक्ट हुआ जो कि मुझे लगता है कि मैं जब फिरोजपुर रोड पे पहले जाता था तो बड़ी खूबसूरत लगती थी, लेकिन अब उसके ऊपर आपके ऊपर वो एक ट्रेन आ गई, ऑरेंज ट्रेन आ गई यहाँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है, बात ये की जा रही है कि यार ये कोई इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं है, शायद बोझ है या जो भी है। तो बीइंग ए कमिश्नर आप इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? नहीं, सफाई की बात मैं बता दूंगा आपको। सफाई के हवाले से अभी हमारे पास नई गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं और कंपनी जो है वो अपने माशाल्लाह पैरों पे खड़ी हो रही है। नई मशीनरी जैसे जैसे आती है वैसे वैसे जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस जो है उसमें बेहतरी भी आ रही है। और अब इस वक्त लाहौर के अंदर जनरली जितनी 4-5 महीने पहले जो हालात ख़राब हुए थे उनसे काफ़ी बेहतर आपको सूरत हाल सफाई के हवाले से नज़र आती है। जहाँ तक आपने मास ट्रांजिट सिस्टम की बात की, तो देखें जी, मास ट्रांजिट सिस्टम्स की कामयाबी नाकामी सवाल नहीं है। दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं उनके अंदर मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं और उन मास ट्रांजिट सिस्टम्स के साथ आपके फीडर रूट्स भी चलते हैं। अगर आप सिर्फ मास ट्रांजिट सिस्टम बना देंगे और उसके साथ फीडर रूट नहीं बनाएंगे तो फिर आपकी वो बात करेंगे जो अभी आप कर रहे हैं कि जी कामयाब है कि नहीं है, बोझ है या नहीं। जो बोझ वाली बात है वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है। दुनिया का कोई भी सरकारी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सब्सिडी के बगैर नहीं चलता। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का इस्तेकाक होता है कि वो ये फैसला करे। गलत फैसला या सही फैसला, ये एक पॉलिटिकल बहस है।
एट द सेम टाइम इस वक्त अगर आप देखें तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट तो नहीं है, यानी कि फीडर रूट्स अगर उस तरह चल रहे होते तो शायद वो कामयाब भी होता, हो सकता है आप सोचते कि जी शायद वो बोझ भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई बस खाली भी नहीं जाती, लोग अच्छी खासी तादाद में सफ़र करते हैं उसके ऊपर। और ये जो ट्रांसपोर्ट्स जितने भी बड़े शहर हैं उसमें अगर आप इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ना बनाएं तो फिर ये शहर, आप सड़कें जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती, आपके जितना भी आप सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक चल रही होती है। तो एक अच्छे शहर, एक बड़े शहर के अंदर आपको एक से ज़्यादा मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स चाहिए। जिस तरह फिरोजपुर रोड पे आपने जिक्र किया एक ऑरेंज लाइन का, एक मेट्रो का, तो आपको मुल्तान रोड के ऊपर ऑरेंज लाइन नज़र आती है। इसी तरह शहर के अंदर 2-3 और रूट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मज़ीद इस तरह के मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स बनने चाहिए, ताकि लोग, जितना ज़्यादा आप इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनाएंगे उतनी ज़्यादा लोगों को सहूलत होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और कोई शख्स भी अपनी गाड़ी लेके बाहर नहीं निकलना चाहता, अपनी मोटरसाइकिल लेके बाहर नहीं निकलना चाहता। अगर उसको इल्म हो कि एक सस्ती, अफोर्डेबल, अच्छी सर्विस अवेलेबल होगी तो कोई भी अपनी गाड़ी लेके बाहर नहीं निकलेगा। जब लोग अपनी गाड़ियाँ लेके बाहर नहीं निकलेंगे तो सड़कों पर वो रश नहीं होगा और शहर की खूबसूरती में अदरवाइज इजाफा होगा, पोल्यूशन नहीं होगी, कम गाड़ियाँ चल रही होंगी। तो ये जितने भी दुनिया के बड़े शहर हैं उनके अंदर अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं शहर की ओवरऑल इन्वायरमेंट को और शहर की खूबसूरती को। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमें इस वक्त ज़रूरत है वो ये है कि हम जो फिरोजपुर रोड पे जो मेट्रो से रिलेटेड जो हमारे फीडर रूट्स हैं उनको कामयाब करें और उनको भी वहाँ पर फ़ाल करें, ताकि लोग डोर टू डोर सर्विस जो है वो अवेलेबल करा सकें। अब अगर किसी शख्स ने इस रूट के ऊपर ट्रैवल करना है तो उसको तो सूट कर रही है, लेकिन अगर किसी शख्स ने इस रूट से हट के कहीं और जाना है तो वो उस पर ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि उसको बहरहाल अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी जो है वो अब इसलिए चाहिए क्योंकि वो कहीं और जाना चाह रहा है। उस्मान साहब, कोई मैसेज कौम के लिए कोई मैसेज दे दें? जी, मैं गुजारिश करूँगा तमाम लाहौर में रहने वाले लोगों से और भी जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस साल, ये जो पिछला साल हम लोगों ने गुजारा, ये हम लोगों ने एक चैलेंजिंग साल गुजारा, एक अनयूजुअल था हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, हम लोगों के लिए इस तरह से ज़िंदगी गुजारना जिस तरह से कोविड ने हमें मजबूर किया, मास्क पहन के और दूसरों से हाथ ना मिला के और सोशल डिस्टेंसिंग करके। हम लोग कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं हुए कामयाब। इस प्रोसेस में हमने अपने कुछ प्यारों को खोया भी, बहुत सारे लोग हमसे चले गए और इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर सके। मेरा ये ख्याल है कि हम बहैसियत कौम अगर चाहें तो इस बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। सिर्फ एहतियात ही है जो हमें इस बीमारी से बचा सकती है, और एहतियात के साथ साथ हम सब लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। वैक्सीनेशन हमें इस बीमारी से महफूज करेगी और वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है इस बीमारी से बाहर निकलने का। जब तक तमाम लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे तब तक हम इस बीमारी के जो वार हैं, जो हमारे ऊपर ये बार बार आती है, उससे हम नहीं बच सकेंगे। और जब तक हम वैक्सीनेट नहीं करते तब तक हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के जितने प्रिंसिपल्स हैं, हाथ ना मिलाना, गले ना मिलना, एक दूसरे से दूर रहना, पुरजुम जगहों पर ना जाना, बार बार अपने हाथ को धोना, चेहरे पर अपने हाथ बार बार टच ना करना, उन तमाम प्रिंसिपल्स पे हमें अमल दरामद करना चाहिए। हमारी जो कैंपेन है लाहौर वेयर्स मास्क्स, इसका हिस्सा बनिए, इसमें शामिल होइए, इसको प्रमोट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस जिम्मेदारी को समझें और मास्क पहने ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। किसी जगह अगर आपको कूड़ा करकट पड़ा हुआ नज़र आता है तो हमारी जो LWMC की हेल्पलाइन है उस पर कॉल कीजिए, हमारी कमिश्नर ऑफिस की हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। वी विल मेक श्योर हम सब मिल के इस शहर को इंशाअल्लाह इन दिनों में साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाएंगे। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान की। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।